यानी जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं मंजिल एक ही नज़र आ रही है, पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव के सामने कोई टिक नहीं रहा है। चिराग पासवान पहुंचे जरूर थे एक दिन प्रचार करने के लिए, लेकिन चिराग पासवान वो भी समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। वो चले आए जी। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी तो नीतीश ने कह दिया तो जाना ही था, चले गए। लेकिन जोर लगाना है कि धीरे से प्रचार करना, ये भी पूछा होगा। अब एक दिन आधा दिन में अब क्या कर लीजिएगा, और भी वो अंतिम समय में बहुत मुश्किल है। यही चिराग पासवान की अगर रोड शोज हो जाती तो आप माहौल कुछ और देखते हैं। बिल्कुल। पप्पू के साथ धोखा किया है किसने, तो राजद ने और बीमा भारती ने, और इसका सेंटिमेंटल जो वोट है वो बीमा भारती के खिलाफ जाएगा। रुपौली बीमा भारती का गढ़ रहा है। जो तेजस्वी यादव ने पिछली बार मंच पर से कह दिया था कि भले मैंने मेरे प्रत्याशी को वोट न दीजिए, आप भाजपा को न दीजिए, पप्पू नहीं जीतना चाहिए, ऐसा ही काम कर दिया उन्होंने यहाँ जाकर। इसका नुकसान तो होगा ना। लोग सोचेंगे बताइए ना, तेजस्वी जी भी अच्छे आदमी हैं, हत्या भले इन्हीं के लोगों पर आरोप लग रहा हो लेकिन गए बेचारे जरूर। जदयू से राजद में आकर वो राजद की तुरंत नहीं हो जाएंगी, वो शक बना रहेगा। और तेजस्वी जानते थे कि हमने बीमा भारती को जैसे ही तोड़ दिया, जीत तो हमारी तभी ही हो गई। वो जीतती हैं तो बोनस है, वो हारती हैं तो राजनीति से समाप्त हो जाएंगी। एक सिपाही नीतीश का हमने समाप्त कर दिया। पप्पू यादव ने शुरू से ही तय कर लिया था कि चिराग पासवान के पूर्व के प्रत्याशी जो शंकर सिंह जो है उनको वो समर्थन करेंगे। निर्दलीय हैं तो निर्दलीय को समर्थन करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से दबाव आया और उनको लगा कि नहीं इसका नुकसान हो जाएगा आगे चल के, चूँकि अभी उनको कांग्रेस में आना है, बहुत कुछ प्राप्त करने की संभावनाएं उनको है मन में, तो वैसी स्थिति तक पहुंचने के लिए उनको फिलहाल अपने आप को दिखाना होगा कि भाई मैं तो साथ हूँ महागठबंधन के। बीमा भारती तो दिल से तो वो साथ नहीं है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार में 25 में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, लेकिन उससे पहले 2024 में कई सीटें जो उपचुनाव के कैटेगरी में आ चुकी हैं उसको लेकर के मंथन जारी है। एक सीट रुपौली की, जिस पर बीते दिनों चुनाव समाप्त हो चुका है, और कल यानी आने वाला जो कल है उस दिन परिणाम आएगा। किसके पक्ष में जाएगा परिणाम? क्या जदयू बाजी मारेगी? पिछले चुनाव में 2020 में जदयू वहां पर बाजी मार गई थी, और कौन था वहां से? तो बीमा भारती थी। बीमा भारती अब तेजस्वी की सिपाही बन चुकी हैं। आरजेडी से उन्हें 2024 में लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन वो रेस से आउट हो गई। पप्पू यादव वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी थे। हालांकि कांग्रेस के नेता रहते हुए भी उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भरा और आज वो सांसद हैं। क्या पप्पू यादव बीमा भारती को भले ही समर्थन तो दे दिए हैं, लेकिन क्या वो चाहते हैं कि बीमा भारती जीते? क्योंकि कल परिणाम आएगा। वहां से एक और व्यक्ति जिनका नाम सबसे चर्चा में है, जो पहले चिराग पासवान की पार्टी में थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए। निर्दलीय चुनाव वो लड़े हैं, कैंची छाप उनको भी मिला है। आपको याद होगा कि पप्पू यादव को भी जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में थे तो कैंची छाप उनको मिला था। तीसरे तरफ कालाधार मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं, मंडल वर्सेस मंडल में कौन बाजी मारेगा? क्या कैंची एक बार फिर से कमाल करेगा? आज इन तमाम विषयों पर चीड़-फाड़ करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ चुके हैं। इस खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं, चीड़-फाड़ करते हैं कि रुपौली में घोषणा से पहले ही रिजल्ट आउट। नीतीश तेजस्वी दोनों पर भारी। चिराग का बैरो खिलाड़ी, क्या वाकई में बैरो खिलाड़ी कमाल करेगा? चलिए चीड़-फाड़ करवाते हैं। सर, रुपौली का कल परिणाम आने वाला है। बीमा भारती एक बार फिर से किस्मत आजमाने उतरी हैं। चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। कौन सर वहाँ पे बाजी मार रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2-3 दिनों से लगातार दर्शक मेरे ये कमेंट में व्हाट्सएप पर ये सवाल पूछ रहे थे कि आप जो समीकरण है वहाँ का उस पर क्यों नहीं कवर कर रहे हैं जी। मैंने एक खबर की थी, एक खबर के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की थी कि उस जगह पर समीकरण क्या होंगे। चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी कल आना है, ऐसे में बहुत समय है नहीं उस रिजल्ट को आने से पहले जी। लेकिन इस बीच लगभग मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचे भी थे और 2 दिन वहाँ लगातार रहे, जनता से बातचीत की
उस दौरान भी हमने देखा कि सर्टेन झुकाव तीनों प्रत्याशियों के प्रति दिखा है। बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव ने जैसे पिछले चुनाव में किया वैसे ही आउट ऑफ द लाइन जाकर इस बार भी करने की कोशिश की। कितना असरदार पिछले चुनाव में रहा था ये भी आपने देखा था, तो अब इस बार कितना असरदार रहेगा ये भी आप समझ रहे हैं जी। तेजस्वी के वहाँ पहुँचने का उनको हाइपर लोकल पर फायदा होता है तो बीमा भारती आगे रहती है। अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर बीमा भारती के पास अब कोई रास्ता बचता नहीं। एक अलग इस चुनाव के दौरान पैटर्न देखने को मिला कि पप्पू यादव दो प्रत्याशियों की तरफ मतलब बट गया आधे। शुरुआत में वो संतोष सिंह के साथ थे, शंकर सिंह के साथ थे। जी। और चुनाव जैसे जैसे परवान पर चढ़ा, अंतिम समय आया, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक फैसला लिया। मतलब चुनाव के मैक्सिमम टाइम तक वो अंदर ही अंदर ये एहसास कराते रहे कि वो लोजपा के बागी प्रत्याशी के साथ हैं, निर्दलीय जो लड़ रहे हैं चुनाव। जी। और एकाएक उन्होंने अंतिम समय में डिप्लोमेटिक फैसला लेते हुए कि भाई गठबंधन है, राजद और कांग्रेस एक साथ है। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था और निर्दलीय फिर चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस के साथ वो रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में कांग्रेस में उनकी पत्नी जो रंजीता रंजन है उनको एक बड़ी कुर्सी मिल सकती है, इस बात की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने बहुत डिप्लोमेटिक फैसला लिया है और उन्होंने मौके की नजाकत समझते हुए एक तरफ जहां बीमा भारती के खिलाफ भी काम कर दिया, दूसरी तरफ ताकि मतलब वो जीत ना सकें, और दूसरी तरफ ब्राउनी पॉइंट्स भी ले लिए समर्थन करके बीमा भारती के साथ खड़े हुए लास्ट मोमेंट में। फिर ये कहते हुए कि कांग्रेस के वो सिपाही हैं और कांग्रेस जो चाहती है वो होगा। गठबंधन में कांग्रेस के साथ राजद भी है और राजद के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, लेकिन जमीन पर पप्पू यादव नहीं उतरे बीमा भारती के लिए। ये बार बार वहाँ के पत्रकार जो हैं हाइपर लोकल लेवल पे वो बताते रहे मुझे कि पप्पू यादव ने समर्थन कर दिया। ये बात केवल ऊपर ही सब लोग जान पाए हैं। निचले स्तर पर जहाँ गाँव की बात है, जहाँ वोटर्स की बात है, वहाँ ये मैसेज आज भी है लोकसभा से, चुनाव से लेकर अब तक लोकसभा के, पप्पू के साथ धोखा किया है किसने, तो राजद ने और बीमा भारती ने। और इसका सेंटिमेंटल जो वोट है वो बीमा भारती के खिलाफ जाएगा। रुपौली बीमा भारती का गढ़ रहा है, तो ये इतनी आसानी से कह देना कि बीमा भारती कहीं लड़ाई में नहीं है, जैसे पूर्णिया में मैंने कह दिया था कि वो लड़ाई में नहीं है, वो तीसरे नंबर पर पहले दिन से मैं बोल रहा था। जी। लोकसभा में बिल्कुल सर। तो ऐसा विधानसभा में होता दिख नहीं रहा है। यहाँ बीमा भारती एक मजबूत स्थिति में है। दिक्कत यह है कि परिस्थितियाँ उनका साथ नहीं दे रही हैं। जो जदयू की तरफ से अब तक वो रही हैं, तो वोटरों का पैटर्न भी जदयू की तरफ रुझान रहा है। नीतीश कुमार भी इस कॉन्फ्रेंस से बात कहते हैं कि मेरे पास आई, मैंने उनको इतना सम्मान दिया, लेकिन वो फिर भी मेरे खिलाफ काम करती रहीं और अंततः तो सरकार गिराने के पीछे भी उनका हाथ था, ये दावा जदयू के लोग करते हैं। और फिर लेट उनका आना, उनके पति का गिरफ्तार होना, उनके बेटे का गिरफ्तार होना, इस चुनाव के दौरान एक हत्याकांड का खूब चर्चा में आना, उनके बेटे को फंसाने के लिए या जो भी हुआ वो आप समझ रहे हैं। पप्पू यादव पहले पहुंचे पीड़ित के पास, फिर तेजस्वी यादव पहुंचे, जदयू के लोग पहुंचे, मतलब तेजस्वी क्यों पहुंचे ये मुझे समझ में नहीं आया। तेजस्वी अगर वहाँ गए तो वो क्या मैसेज देने गए ये समझ में नहीं आया। एनडीए के हो सकता है कि एनडीए सरकार में हत्याएं चल रही हैं, वो तो आरोप किस पे लगा है? आरोप तो इन्हीं के लोगों पर लगा है ना। जी। तो इसका मैसेज क्या जाएगा? मतलब जो तेजस्वी यादव ने पिछली बार मंच पर से कह दिया था कि भले मैंने मेरे प्रत्याशी को वोट न दीजिए, आप भाजपा को दे दीजिए, पप्पू नहीं जीतना चाहिए, ऐसा ही काम कर दिया उन्होंने यहाँ जाकर। इसका नुकसान तो होगा ना। लोग सोचेंगे बताइए ना, तेजस्वी जी भी अच्छे आदमी हैं, हत्या भले इन्हीं के लोगों पे आरोप लग रहा हो, लेकिन गए बेचारे जरूर। अनावश्यक था वहाँ जाना और उसकी वजह से भी चुनाव के परिणामों में बहुत असर पड़ेगा। देखिए वहाँ के यादव तो यादव के नाम पर तेजस्वी को वोट नहीं करते हैं, ये तो लोकसभा में आपने देख लिया। पप्पू यादव को वोट करते हैं। वहाँ के मुसलमान भी पप्पू यादव के प्रति बहुत दीवाने हैं। बिल्कुल। हमने देखा है, ये आँख के सामने हमारे पास प्रूफ है इस बात के। हर छोटे छोटे गांव में हम लोग गए थे जी। और रुपौली में तो हमने काफी समय बिताया था, याद है, सातवीं भी हम लोग पिए थे, बूढ़ी दादी थी बनाकर हम लोग को पिलाई थी। टोटो वाले से बातचीत पर हम लोग घूमे थे, पंचनामा भी टोटो पे आपने किया था। वहाँ उनके पति को लेकर सेंटिमेंटल लगाव था जी।
बीमा भारती के पति को लेकर एक माहौल था कि भाई बीमा भारती के पति हैं वो काफ़ी सुलभ हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो बहुत हद तक इस बार वो भी दिखे नहीं। आप समझ रहे ना, चुनाव से पहले उनका लगातार रहना जेल में, फिर जो एक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, फिर जो एक लुकआउट नोटिस सा हो गया हत्याकांड के बाद, तो बेटे और पति बहुत एक्टिव नहीं रह पाए। मतलब एक छवि जो है बीमा भारती का बिगड़ गया उनके बेटे और पति के गिरफ्तार होने के बाद से। बहुत असर पड़ा है, और जो मेहनत कर सकते थे उनके पति रहकर वहाँ पे, वो भी उतना कर नहीं पाए। लेटर ऑन जो हुआ तो हुआ, लेकिन वो खाना पूर्ति ही हुई। तो सिंपैथी वोट मिल सकता है ना कि उनके पति चले गए, उन पे आरोप लग गया। अरे सिंपैथी वोट मिलता है आपके साथ गलत होता है, तब आप गलत करते हैं तब सिंपैथी थोड़ी होता है। वो तो कहते हैं कि फंसाया जा रहा है, गलत आरोप है, कोई और किया था, इनके मित्र मंडली में कोई और थे, उन्होंने कराया, इनके ऊपर आरोप। ये सब जांच के विषय हैं, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। इतना जरूर मैं कहूँगा कि गलत टाइम पर ये सब कुछ सामने आया, एंड इसके सरफेस पर आने की वजह से उनके वोट बैंक में डेंट हुआ है। जो बीमा भारती, हमने याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि बीमा भारती को इस जगह से हराना विधानसभा में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बिल्कुल। लोकसभा में तो वो नहीं टिकेंगे, लेकिन विधानसभा में हराना बड़ा डिफिकल्ट है। अब मैं ही ये बात कह रहा हूँ कि तुरंत ही सारा कुछ बदल गया, वैसे ही लोकसभा की तरह। जैसे लोकसभा में सारी परिस्थितियां बीमा देवी के खिलाफ हुई, वैसे ही इस बार भी बीमा भारती के खिलाफ सब कुछ हो गया। बीमा भारती और लेसी सिंह की लड़ाई पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। इनकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई रही है, और लेसी सिंह इस क्षेत्र में बीमा भारती को अगर खत्म करने का एक मौका मिल गया है तो लेसी सिंह छोड़ेंगे नहीं। पूरे चुनाव में आपने देखा कालाधार मंडल के साथ लगातार लेसी सिंह डे वन से लग रहा है जैसे कि उन्हीं का चुनाव है, वैसे वहाँ मौजूद थे। इसका लगता है आपको असर नहीं पड़ेगा, और अगर सिंपैथी पॉइंट गेन करना है बीमा भारती को तो लेसी सिंह को इसका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। दोनों के बीच की लड़ाई, रिवेंज, मतलब एक बदला निकालना है सीट के लिए, एक बदला निकालना है लोकसभा का, और बहुत कमजोर स्थिति में मिल गई है बीमा भारती उनको। एक तो पार्टी छोड़ के चली गई दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी अभी सत्ता से दूर तक नजर आ रही है। बिल्कुल। तेजस्वी खुलकर भी बीमा भारती का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब लास्ट तक जिस तरह से लगा कि टिकटें नहीं उनको मिलेगा, याद है ना उस स्थिति को भी आप, लगा कि बीमा भारती को टिकटें नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय बन गया था। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मैसेज है कि राजद खुलकर सपोर्ट बीमा भारती को कर नहीं रही है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि बीमा भारती आने वाले समय में एक बहुत बुरी स्थिति में फंसने जा रही है। राजनीतिक चारों तरफ से उन पर दबाव बना हुआ है। और मैंने याद होगा पिछले चुनाव में आपसे कहा था कि तेजस्वी यादव ने ये बयान क्यों दिया कि भले मेरे प्रत्याशी को वोट मत दो लेकिन पप्पू को मत देना, भाजपा को देना। इसके पीछे कारण था, बीमा भारती कभी जदयू से भाजपा में आकर जदयू से राजद में आकर वो राजद की तुरंत नहीं हो जाएंगी, वो शक बना रहेगा। और तेजस्वी जानते थे कि हमने बीमा भारती को जैसे ही तोड़ दिया, जीत तो हमारी तभी ही हो गई। वो जीतती हैं तो बोनस है, वो हारती हैं तो ये राजनीति से समाप्त हो जाएंगी। एक सिपाही नीतीश का हमने समाप्त कर दिया, वो हमारी तरफ आ जाए जीत कर तो अच्छी बात है, हम +1 हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो अंततः भी जीत तेजस्वी की ही है, क्योंकि नीतीश का एक सिपाही ढा दिया, जदयू -1 हो जाते हैं जी, वहाँ से। जी। और वो सीट संतोष कुशवाहा की थी, और वहाँ पप्पू के जीत जाने से सच पूछिए तो तेजस्वी को कोई घाटा नहीं हुआ है। उनके मन में बस बैठा हुआ है कि पप्पू को आगे नहीं बढ़ने देना है। पप्पू ने असल में महागठबंधन का बहुत भला कर दिया उस सीट को हराकर, और पप्पू की मनोस्थिति को भी यह समझना पड़ेगा यहाँ पे। पप्पू कभी नहीं चाहेंगे कि उन जिस लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की है उस जगह पर जदयू या राजद का पकड़ फिर से बने जी। बीमा भारती एक बहुत बड़ा उस लोकसभा सीट के लिए खतरा उनके लिए बनी रहेंगी। वो महागठबंधन में है। अगर आज बीमा भारती जी जाती हैं तो कल फिर वो उसी कुर्सी के लिए हकदार बनेंगी, और फिर कांग्रेस और राजद आमने सामने हो जाएगी। और जब कांग्रेस राजद आमने सामने होगी तो कांग्रेस पप्पू के समर्थन में खड़ी नहीं दिखती है। पीछे सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन सामने से नहीं रहे, वो आरजेडी के साथ ही रहती है बार-बार। बिल्कुल। और तेजस्वी की बात चलती है जी, तेजस्वी ने अपने प्रत्याशी को टिकट दे दिया, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो ऐसा तो फिर हो जाएगा ना, कल फिर टिकट दे देंगे। आज जो बीमा भारती आ रही है गले मिलने के लिए बड़े भाई हैं, कल फिर बीमा भारती उनके खिलाफ चुनाव लड़ने लगेंगी लोकसभा में ही ना। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए पप्पू तो क्या चाहेंगे? पप्पू तो चाहेंगे कि बीमा भारती एक ही बार समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि उस जगह पर कोई कंटेंशन ना हो। अब दूसरी बात समझिए, पप्पू ये भी नहीं चाहेंगे कि जदयू वापस यहाँ पनपे।
अभी उन्होंने, याद है हम लोगों ने एक खबर की थी, पूर्णिया में हम थे जी। 2 साल पहले लगता है, हमने कहा था कि किसी भी स्थिति में संतोष कुशवाहा हैट्रिक नहीं मारेंगे। पंचनामा पर आज भी है, वो जाके देख लीजिए वीडियो, नहीं लगेगा हैट्रिक। और उसी वीडियो में एक खास बात हमने और नोटिस किया था कि वहाँ के लोग चिराग पासवान को खोज रहे थे कि चिराग पासवान किसी को भेज देगा, हम लोग जिता देंगे। ये पॉइंट था एक। अब जरा आइए पप्पू यादव की तरफ। पप्पू यादव जदयू को जिताना क्यों चाहेंगे, कर्णधार मंडल क्यों जिताना चाहेंगे? वो तो चाहेंगे ही नहीं कि वो जीते, क्योंकि इस बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जदयू को सफाया उन्होंने किया है। और अगर कर्णधार मंडल आ जाते हैं तो अगली बार फिर बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत हो जाएगी कि जदयू को फिर से हराना है। जदयू को फिर से हराना है। जदयू के नया प्रत्याशी आए, हारा हुआ प्रत्याशी आए तो उसका मजा अलग है। वो प्रत्याशी जो कि किसी विधानसभा जीत कर आया है वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसी स्थिति में पप्पू यादव ने शुरू से ही तय कर लिया था कि चिराग पासवान के पूर्व के प्रत्याशी जो शंकर सिंह शंकर सिंह जो है जी, उनको वो समर्थन करेंगे। निर्दलीय हैं तो निर्दलीय को समर्थन करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से दबाव आया और उनको लगा कि नहीं इसका नुकसान हो जाएगा आगे चल के, चूँकि अभी उनको कांग्रेस में आना है, बहुत कुछ प्राप्त करने की संभावनाएं उनको है मन में, तो वैसी स्थिति तक पहुंचने के लिए उनको फिलहाल अपने आप को दिखाना होगा कि भाई मैं तो साथ हूँ महागठबंधन के। बीमा भारती तो दिल से तो वो साथ नहीं है, सही से वो साथ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ मूठ का एक वो भोकाल बना दिया कि हम बीमा भारती के साथ खड़े हैं। आज इलेक्शन के दिन भी ट्वीट कर दिया। साथ तो वो कायदे से आज भी शंकर सिंह के ही हैं। कैंची छाप उनका भी है। बिल्कुल, कैंची छाप इनका भी, कैंची छाप उनका भी। और घूम घूम के प्रचार किए थे, भूलिएगा। बीमा भारती के लिए घूमे नहीं है, लेकिन उनके लिए घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। और आगे संभावना अगर शंकर सिंह जीतते हैं तो इस बात की पूरी है कि शंकर सिंह एक घर खोजेंगे। निर्दलीय है तो एक घर खोजेंगे, किसी का प्रश्रय खोजेंगे। चिराग पासवान चूंकि अभी चाहते नहीं कोई विवाद हो, इसलिए नहीं बुलाएंगे अपने घर। चिराग पासवान अपने साथ तो सटाएंगे नहीं। कांग्रेस ले जाएगी, कांग्रेस ले जाए, या हो सकता है पप्पू यादव के साथ नजर आए आपको लगातार। तो पप्पू तो सर कांग्रेस के साथ ही हैं। हाँ, अल्टीमेटली मतलब मेरे दोस्त तो उनके दोस्त, उनके दोस्त हो गया वो भाया मीडिया हो सकता है कि चले, लेकिन सच्चाई है कि पप्पू यादव के मन में यही है कि शंकर सिंह जीते। इससे फायदा उनको होने वाला है आने वाले चुनाव में भी, और वर्तमान में एक बहुत बड़ा बदला जो है उनका वहाँ पूरा हो जाएगा। प्रभाव उस क्षेत्र में बना रहेगा, कोई बिगाड़ने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब ये तो रही बात जो वहाँ राजनीतिक है जी। अब वोटिंग किस आधार पर हुआ है? देखिए, वोटों के पैटर्न को, जो वोट कर रहे थे लोग, उनसे जो बातचीत हमारे रिपोर्टर ने किया है, वेद ने, तो ज़्यादा अपने यहाँ और बाकी जगहों पर भी मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो मुखर होकर सामने आ रहे हैं वो या तो जदयू की बात कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं बीमा भारती की, राजद की। लेकिन ये बात तो वहाँ हमने पहले भी देखा है, जो वोटर चुप था वही उसी ने असली खेल किया है। पप्पू के पक्ष में भी माहौल इसी तरह से बना था। पहले चुपते चुपते फिर देखा कि जैसे ही पप्पू आ गए रेस में, सब पप्पू लगे लास्ट में करने। यहाँ भी शंकर सिंह खूब हुआ है, लास्ट में खूब हुआ शंकर सिंह। तो इसका फायदा सीधे तौर पर मुझे निर्दलीय प्रत्याशी को होता हुआ दिख रहा है। एक और बात, जातीय समीकरण की बात हम कर लेते हैं। इस क्षेत्र में जो गंगोता समाज है उसका वोट तो सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है जी। और उसका वोट निर्णायक भी है, और इसी वोट की वजह से लगातार वो जीतती भी रही हैं बीमा भारती। लेकिन चूंकि गंगोता समाज जो ट्रेडिशनल वोटर है वो जदयू और भाजपा का बिल्कुल। और इसी वोट से पिछली बार बीमा भारती यहाँ पर विधायक इस बार मंडल जो कालाधार मंडल है उनको लाया गया है। अब दिक्कत क्या है कि कालाधार मंडल भी उसी जाति से है। बीमा भारती को तो जीत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। अब कालाधार मंडल उनके रास्ते को छेक कर खड़े हो गए हैं, और जो वोट है गंगोत समाज का वो डिवाइड हो रहा है। यानी जो ताकत थी अब तक बीमा भारती की वो आधी हो गई है। आधी तो मैं बहुत लिबरली बोल रहा हूँ, ज़्यादा संभावना है कि जदयू ने जिस तरीके से पावर हाउस उतारा था और भाजपा और सारे दिग्गजों को, अब आपको पता है ना कि एक तरफ जहाँ तेजस्वी और बाकी लोग स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ पहुँचे थे, वहीं कालाधार मंडल के लिए जदयू ने हाई प्रोफाइल मंत्रियों और दिग्गजों की फौज उतारी थी पंचायत वाइज।
जिम्मेवारी पंचायत वाइज दिया गया था कि आप इस पंचायत को जिताने का जिम्मेवारी लीजिए, आप उस पंचायत को जिताने, और जातीय समीकरणों को देखते हुए जहाँ कुशवाहा की आवश्यकता थी वहाँ कुशवाहा थे, जहाँ आवश्यकता थी यादव की वहाँ यादव को उतारा गया था। ये सारे समीकरण को जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक बात समझ में आता है कि अगर जदयू यहाँ से नहीं जीतती है, जदयू के जीतने की संभावना पूरी है, लेकिन जदयू यहाँ से नहीं जीतती है तो वो बीमा भारती को तो जीतने नहीं देगी। शंकर सिंह यहाँ भी वही दिख रहा है कि शंकर सिंह का वोट बढ़ रहा है। जातीय समीकरण में भी देखिए, अगर आप गंगोत समाज को चूंकि न्यूट्रलाइज हो गया वोट छोड़ देते हैं जी, तो बाकी जो ट्रेडिशनल वोट्स हैं वो तो डिवाइड हो रहे हैं और उनका इक्विलिब्रियम है। मैंने देखा है कि एकदम एक बराबर है सब वोट, तो बट जा रहा है, तो जो वोट जदयू को मिल रहा है उतना ही राजद को भी मिल रहा है। लेकिन उसी बीच में अगर जो शंकर सिंह माफ कीजिए अपना अगर वोट लेने में सफल रह गए हैं और उनको जो उनके समाज का वोट या उनके आसपास का वोट या दोनों प्रत्याशी तो पिछड़े समाज से हैं, तो अगर वोट सवर्ण कर दिए होंगे, सवर्ण देखकर या उस चेहरे या एनडीए देखकर कर दिए, एनडीए देखकर या एनडीए क्या वो या अंदर पप्पू यादव को देखकर कर दिए हों या ये देखकर कर दिए हों कि बीमा भारती पाला बदली थी, ऐसे की थी वैसे की थी, पलट दिया जाए। पहले सांसदी लड़ी, हार गई, फिर विधायक बनने आई हैं। ऐसी स्थिति में आप यहाँ भी यही देखिएगा कि यहाँ भी दोनों प्रत्याशियों पर शंकर सिंह भारी नजर आ रहे हैं। यानी जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं मंजिल एक ही नजर आ रही है, पप्पू यादव के सामने कोई टिक नहीं रहा है। चिराग पासवान पहुंचे जरूर थे एक दिन प्रचार करने के लिए, लेकिन चिराग पासवान वो भी समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। वो चले आए जी। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी तो नीतीश ने कह दिया तो जाना ही था, चले गए। लेकिन जोर लगाना है कि धीरे से प्रचार करना है, ये भी पूछा होगा। अब एक दिन आधा दिन में अब क्या कर लीजिएगा, और वो भी वो अंतिम समय में बहुत मुश्किल है। यही चिराग पासवान की अगर रोड शोज हो जाती तो आप माहौल कुछ और देखते। बिल्कुल, चिराग पासवान ने एक बार भी स्पष्टीकरण दिया, एक लेटर निकालकर उस बाहर कर दिया पार्टी से अपने शंकर सिंह को, एक बार भी उस पर चर्चा नहीं की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो परिस्थितियां है उस पर एक भी बयान नहीं आया। देखिए चिराग से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा भी था कि उपचुनाव को लेकर क्या स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी की। उन्होंने साफ कहा था कि मेरी नज़र विधानसभा चुनाव पर है, उपचुनाव पर नहीं, ये छोटे मोटे चुनाव पर मेरी नज़र नहीं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या यहाँ उनके, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उपचुनाव में हम सब सीट ले लेंगे। अगर 4-5 जगह का सीट है, 5 सीट तो मेरा ऐसे ही खत्म हो गया, बाकी के जो 5 सीट क्यों लेंगे, मतलब एक भी सीट मिलने तक, क्योंकि तुरंत चुनाव तुरंत होना है विधानसभा का, साल भर से भी कम समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि मतलब एक साल के लिए कोई लड़ाई लड़ने कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और जनता भी यही बात सोचती है कि क्यों बीमा को जिताना, क्यों कालाधर को जिताना, एक बार निर्दलीय को जिता कर देखते हैं, एक साल बाद पलट देंगे। एक साल का तो खेल है। तो यहाँ भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी। तो मेरे जो आकलन है, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे लग रहा है कि रुपौली में, पूर्णिया में फिर वही खेल हो गया जो खेल लोकसभा में हुआ था। अंदर पप्पू यादव ने अपना जो उनका जुगाड़ था लगा दिया और वो बहुत हद तक मैं कह सकता हूँ कि उसमें सफल हो गए हैं। अब बाकी विशेष सब नंबर 2 और नंबर 3 आप मुझसे पूछिएगा, मैं यही कहूँगा कि देखिए मुझे कालाधार मंडल जीतते नजर आ रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल दूँ। अगर शंकर सिंह नहीं जीते तो कालाधार मंडल जीतेंगे। बीमा भारती यहाँ भी मुझे रेस से बाहर लग रही है, रेस से बाहर ही नजर आ रही है। जैसे लोकसभा में बात तेजस्वी भी समझ गए थे, इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने अपना कार्यक्रम रैप अप कर लिया पूर्णिया से। ज़्यादा दिन का कार्यक्रम बना के गए थे, आगे पहले ही। ये सब कुछ सोच समझ कर हुआ है, सबको पता था कि क्या होने वाला है। जब देखा कि यहाँ से सीट मेरे हाथ में नहीं आ रही है तो उन्होंने रैप अप कर लिया। तो ये मान के चला जाए कि मतलब मुख्य लड़ाई दोनों में ही है, दोनों में है, शंकर सिंह और कालाधार मंडल। देखिए तो रुपौली उपचुनाव को लेकर हम लोग चीलफाड़ कर रहे थे और इसमें कैसे हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने बताया कि लड़ाई इन दोनों के बीच में है, यानी कि निर्दलीय वर्सेस जदयू है। यहाँ भी बीमा भारती पिछड़ गई हैं। लोकसभा में भी किस प्रकार से बीमा भारती पिछड़ी थी और रेस से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। अंत समय में कल रिजल्ट है, देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय मानिए कि फैसला एक बार फिर रुपौली में चौंकाने वाला आने वाला है। पंचनामा के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन लगातार चीरफाड़ जारी रहेगा। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।